अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाजरीन, हमारा जिस्म बेशुमार खुलियात से मिलकर बना है और ये खुलियात एक ख़ुदकार निज़ाम के तहत बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा ख़ुदकार निज़ाम इन खुलियात के बनने और ख़त्म होने पे कंट्रोल ना कर पाए तो ये बेकाबू हो जाते हैं और लामहदूद तादाद में बनना शुरू कर देते हैं। खुलियों की ये लामहदूद तादाद एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करती है जिसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर की बेशुमार इकसाम हैं, लेकिन आज हम जिस किस्म के ऊपर बात करेंगे वो सर्वाइकल कैंसर है। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारिक, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाबिया तारिक के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर गुल अफशाना हफीज़, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और ये भी मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 051-233-1692। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारी डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर्वाइकल कैंसर हमारा आज का टॉपिक है। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की एक किस्म है जो कि बच्चेदानी के नीचे के हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर पे बात करने का आज मकसद ये है कि ये इकलौता कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई कैंसर ऐसा नहीं जिसको होने से पहले आप ना रोक सकें। सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ द कैंसर जिसको प्रिवेंटेबल है और WHO ने ये टारगेट अब सेट किया कि 1930 तक इसकी एलिमिनेट करना है, इसको हमने दुनिया से ख़त्म करना है। और इसकी वजह क्या है? बर्डन ऑफ डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद कि ये प्रिवेंटेबल है। जो 2020 के फिगर्स हैं, एनुअली साल में 6 मिलियन के करीब ये डायग्नोस हुआ वर्ल्ड वाइड, और जिसमें से 3.5 लाख ख़वातीन अपनी जान से गईं इस कैंसर की वजह से। सबसे जो चौंका देने वाली बात है कि इसमें 85% जो हिस्सा है वो हमारे मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़ का है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में आगाही हासिल करना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना और किस तरह हम इसको रोक सकते हैं होने से पहले। हाँ डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने डिफरेंट बात बताइए कि हम इसको होने से पहले ही रोक सकते हैं। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर की डिफरेंट इकसाम है, तो क्या सर्वाइकल कैंसर की नौइयत भी मुख्तलिफ हो सकती है? जी, सर्वाइकल कैंसर जैसे और कैंसर्स की तरह इसकी भी 2 इकसाम है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है विच इज़ स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, वो उसकी वजह जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये एक वायरस के ज़रिए ये कैंसर होता है। और जैसे आपको बताया कि ये एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, तो इस वायरस जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है दुनिया में। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। तो ये 2 इसकी ऐसी खसूसियात हैं जो बाकी कैंसर से इसको मुख्तलिफ कर देती हैं, और इसीलिए ज़्यादा हम काम कर रहे हैं ताकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो खैर डेली पेशेंट देखती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे अगर अपने कंट्री की हम बात करें तो इसमें इसकी क्या शरह पाई जा रही है? इसमें मसला वही है कि हमारे यहाँ जो कैंसर रजिस्ट्री का कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग कैंसर जहाँ पे भी पेशेंट्स हैं, कोई एक सेंट्रल सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे आप एंट्रीज करें। लेकिन ये जो WHO के फिगर्स हैं, ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल है सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट टॉप पे ब्रेस्ट कैंसर आता है और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है ख़वातीन में 2nd मोस्ट कॉमन इन लो इनकम कंट्रीज़। लेकिन आपकी जो डेली प्रैक्टिस है उसमें आपको ऐसी पेशेंट्स देखने में मिलती हैं? हमें अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स मिलते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं जिस वक्त उनका इलाज मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये कैंसर
اس میں لکیلی ایک پری کینسر سٹیج بھی ہوتی ہے جو 5-10 ایئرس تک رہتی ہے. اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ویکسینیشن کے بعد پریونشن کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں. اسکریننگ کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ایوری 3 to 5 ایئرز اس کو اسکرین کر لیتے ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ وہ ہوگا کہ جو ہم سب خواتین کو کریں گے, اور سرویکل کینسر میں 2 اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, ایک HPV ٹیسٹنگ ہے اور ایک پیپ سمیئر ہے. یہ اگر آپ 3 to 5 ایئرس کریں گے تو آپ کو جو ارلی چینجز ہیں سیلز میں آپ کو وہ مل جاتی ہیں اور آپ اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کر لیتے ہیں, اس کا علاج ہو جاتا ہے اور پھر آپ بچ جاتے ہیں اس کو ایڈوانس سٹیج میں کرنے سے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں یہ فریلی اویلیبل نہیں ہیں. ان کی ایک کاسٹ ہے جو کہ اکثر لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور زیادہ تر آگاہی بھی نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو نالج بھی نہیں ہے. تو ہمارا اس دفعہ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو یہ میسج پہنچا دیں کہ یہ کینسر ہے جس پہ انہوں نے بات کرنی ہے اور اس کے آگاہی حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی ہر شخص افورڈ نہیں کر پاتا, اور پاکستان کی جو کنڈیشن جا رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ ایسے ہاسپٹلس بھی ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ آفر کیا جاتا ہے؟ جی, کچھ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ یہ لو پرائس میں اویلیبل ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں کچھ ہاسپٹلس میں لو پرائس میں اویلیبل ہے. لیکن اس میں ایک اور ٹیسٹ ہے جو کہ WHO نے ہمارے لیے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم سمپل ایگزامینیشن کے دوران مائلڈ سا ایسڈ لگاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کینسر ریلیٹڈ چینجز ہیں کہ نہیں. تو اگر ہم وہی وایا اس کو کہتے ہیں ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ ویژول انسپیکشن, اگر ہم وہی کر لیتے ہیں ساری خواتین, جو بھی میں خواتین دیکھتی ہوں بالکل بغیر کسی قیمت کے ہلکا سا ایسیٹک ایسڈ آپ نے لگانا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر 10 میں سے آپ کو ایک خاتون میں ملتا ہے تو اس ایک خاتون کو پھر آپ فردر ٹیسٹنگ کے لیے ریفر کر سکتے ہیں. اس میں کاسٹ آپ کی بچ جاتی ہے باقی پیشنٹ, یعنی اس کی انڈیکیشن مل جاتی ہے ہمیں. اب جو ابتدائی جیسے ہم نے ٹیسٹ بتایا ایسٹک ایسڈ کے حوالے سے, تو اس میں اس کی آپ کو انڈیکیشن چینجز مل جاتی ہیں اور اس کو پھر آگے آپ لے کے چل سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا جی ایک وائرس ہے HPV سوری, تو وائرس سے فوری طور پر ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھائی ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وائرس تو وہ ہوتا ہے جیسے ایک شخص سے دوسرے کو لگ گیا یا وہ کسی کو چیز کو ٹچ کرنے سے لگ گیا. تو کیا یہ وائرس بھی اسی طرح کا ہے کہ جس کو ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے, یا کنٹیجیس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہیومن پیپلوما وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ وائرس ہے یہ. تو اس کے رسک فیکٹرز میں بھی ملٹیپل سیکشل پارٹنرز, ارلی میرجز, اور پھر دیگر فیکٹرز ہیں جیسے اسموکنگ ہو گیا, لو سوشیو اکنامک جو انکم گروپس ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو ہاں اس کے ٹرانسمیشن جو ہے یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے, اور ایٹ سم اسٹیج 80% 80% لوگوں میں یہ نارملی بھی ٹرانسمٹ ہوگا, لیکن پھر اس میں بیشتر جو لوگ ہیں جن کی ہیلتھ اچھی ہے, جن کا امیون سسٹم اچھا ہے, وہ اس سے they'll get rid of it basically. لیکن جو لوگ جن کی امیونٹی کم ہے, جیسے ہمارے لو انکم گروپس ہیں جو رورل ایریاز ہیں, ان میں پھر وہ رہ جاتا ہے اندر ہی, اور پھر وہ سروکس کے اوپر یہ پری کینسر اور کینسر لیجنز بنا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بات کی کہ لو سوشیو اکنامک اسٹیٹس میں یہ پایا جاتا ہے, ہمارے کالر ہیں ایک, ان سے میں بات کر لیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر نابیہ سے اور ڈاکٹر افشاں سے. سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کو ایک سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا ایک پروگرام شروع کیا جس سے عوام کو کافی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام ارمان ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی ارمان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جس ڈیزیز کے بارے میں بتا رہی ہیں سروائیکل کینسر, اگر یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کس طرح ہوگا, اور اس پہ جو ایکسپرٹیزز ہیں, اس کے جو ایکسپینس ہے وہ کیا ہے؟ جی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. جی ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے جیسے بات کی ہے کہ لو سوشیو اکنامک اسٹیٹس جو ہے اس میں یہ, تو کیا اس میں کوئی ان ہائیجینک کازز بھی ہو سکتی ہیں؟ ان ہائیجینک کازز بھی ہو سکتی ہیں, اور بیسیکلی دیکھیں ہمارے رورل ایریاز میں ان کی نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. عورتیں زیادہ تر انیمک ہوتی ہیں تو ان کی امیونٹی ویسے بھی لو ہوتی ہے, تو یہ کازز ہیں زیادہ. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو جدید طرز زندگی ہے
उसने बहुत सी बीमारियों को पैदा किया, आप क्या लें, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है। क्या अगर हम कंपेयर करें आज के ईरा को आज के 50 साल से पहले, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दौर चेंज होने से भी ये बीमारी कोई मर्ज वजूद में आई है, ये इसमें कोई इसका रोल है? नहीं, इसमें बेसिकली जो एक ही चीज़ है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सेक्सुअल बिहेवियर्स के साथ लिंक्ड है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ लिंक्ड है, और उसमें भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में ऑन्कोजेनिक जो कैंसर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हैं वो 10-15 ही हैं। तो उनके अगेंस्ट अगर आपको वो लग जाता है तो फिर आपका सेक्सुअल बिहेवियर बेसिकली है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई इनहेरिटेड या फैमिलियल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं कि अगर फैमिली में किसी खातून को है तो आगे किसी और को भी ट्रांसमिट हो सकता है? जो HPV रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर है उसमें कोई फैमिलियल या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। ठीक है जी, उसमें ऐसा नहीं है। नहीं जी। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये है कि ये कैंसर ट्रांसमिट होता है जैसे ये जेनेटिकली पेशेंट्स में आगे किसी में माँ से बेटी में? नहीं, वो भी डॉक्टर साहब ने अभी इस पे बात की है जी, किसमें वो जेनेटिक, इसमें ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इसकी कॉज जो होती है एक वायरल होती है। जी डॉक्टर साहब, आप मज़ीद इस पे कुछ बताना चाहें मेरे को? जी जी, ये ऐसा गायनिकोलॉजिकल कैंसर है जो वायरस से ट्रांसमिट होता है, और इसमें कोई माँ से बेटी को या इस तरह इसकी कोई ट्रांसमिशन जेनेटिक कोई नहीं है, और कंटेजियस भी नहीं है, जैसे आपने पहले बात की कि ब्लड के साथ या एक दूसरे को टच करने से, खांसी से या एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप। डॉक्टर साहब, एक खातून के लिए क्या इनिशियल सिम्टम, इब्तदाई कोई ऐसी अलामत हैं कि उसको थोड़ा सा डाउट हो सके कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी? इसमें पहली बात तो ये है कि हम बात ज़्यादातर जो आगाही है वो फोकस है हमारी कि हम प्रिवेंट करें होने से पहले। अगर किसी ने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए, अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो ये डिज़ीज़ बड़ा स्लो प्रोग्रेस करता है, और जो ख़वातीन जिनको एक्चुअली फिर कैंसर डेवलप हो गया उनमें एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है, स्मेल वाला पानी पड़ सकता है, थोड़ा इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, हस्बैंड से रिलेशनशिप के साथ जो है उसमें भी थोड़ी सी ब्लीडिंग का डर होता है। तो ये इस तरह के अर्ली सिम्टम्स हैं कि जो वार्निंग साइंस हैं जिन पे फ़ौरन आपको डॉक्टर को एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करा लेना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली लोग खुद ही अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा, ये उसमें नहीं आता। ये आपका जब तक डॉक्टर मुआयना नहीं करेगा अंदर से तब तक ये पिक नहीं होती चीज़। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं होगा? वो बाद में जब बहुत बड़ा साइज़ हो या कुछ, लेकिन इनिशियल यही है कि आप पहले गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन माहिर डॉक्टर को दिखा दें और उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने चंद सिम्टम बताए, तो नॉर्मली मेनोपॉज जब होता है तो उसमें भी यही सिम्टम आ रहे होते हैं, यही अलामत आ रही होती हैं, तो क्या उस स्टेज पे एक खातून को क्या करना चाहिए? उसको रेगुलर टेस्ट करवाना चाहिए? देखें, जो भी कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी तो उसको तो ज़रूर ही टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशली मेनोपॉज में भी आपने एक टच कर दिया, इसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में 5% रिस्क होता है बच्चेदानी के कैंसर का। तो जब भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, मतलब आप एक दफ़ा मेनोपॉज में चले गए और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई है, तो वो तो ज़रूरी ही आपको दिखाना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगी कि ये कैंसर, सर्विक्स का कैंसर यंगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन को ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। तो ये ज़्यादातर आपको यंग ख़वातीन में ही मिलता है। मेनोपॉज अच्छा, उसमें कम है, उसमें कम है। कॉलर नहीं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? ਮੇਰੇ ਨਾ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਦ ਕੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਲੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, इस पे बात करते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे भी हमारे कॉलर ने बात की थी कि अगर हमने डायग्नोस कर लिया है और एक खातून में वो कैंसर इब्तदाई स्टेज में है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उस पर नॉर्मली क्या एक एक्सपेंसेस जो होते हैं आ जाएंगे? इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये कैंसर जब भी डायग्नोस होगा
इसकी स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेज में तो ये सर्जरी के काबिल होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा एडवांस होगा तो फिर ये सर्जरी के काबिल नहीं रहता, और फिर इसकी फर्दर मोडालिटीज़ आ जाती हैं जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी हैं। कैंसर जब भी डायग्नोस होगा, इसको प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो कि कैंसर सेंटर में प्रेफरेबली इलाज होना चाहिए, जिसमें सारी टीम डिसाइड करे कौन सा पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी चाहिए, कौन सा पेशेंट है जिसको पहले रेडिएशन दें और फिर सर्जरी करें, या जो भी है। कॉस्ट डिपेंड करती है कि सेटअप कौन सा है। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में कराते हैं तो यूजुअली मिनिमल कॉस्ट है, और प्रोविंस टू प्रोविंस भी शायद वेरी करती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट सेटअप में करेंगे उसकी अलग कॉस्ट होगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कराते हैं। लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका इलाज हमेशा कैंसर सेंटर में या किसी बड़े सेटअप में होना चाहिए, इसको आम जगह पे नहीं होना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो क्या जैसे थर्ड या फोर्थ स्टेज पे जब ये चला जाता है तो इट मीन्स कि ये भी जिस्म के दूसरे अज़ा को अपनी लपेट में ले लेता है? बिल्कुल, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके सबसे पहले जो है ना, ये सर्विक्स के बिल्कुल साथ पेशाब की नालियाँ गुजर रही होती हैं, सबसे पहले तो ये उनको करता है, और उसके बाद फिर पीछे की तरफ इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको करता है, आगे की तरफ मसाना है उसको करेगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। तो ये डिफरेंट जगहों पे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रो करते जाएंगे सेल, तो वो स्प्रेड करेगा। इसी वजह से जो ही ये ज़रा सा बाहर जाता है तो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते पेशाब की नालियों के साथ या गट के साथ, इस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात की है, क्या कोई ऐसे टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं कि हम इस बात को डायग्नोस कर सकें, डिटेक्ट कर सकें कि एक खातून जो है वो HPV से इन्फेक्टेड है? जी, HPV वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की 100 किस्म की अक़साम है, 100 से ज़्यादा। जिन अक़साम से सर्वाइकल कैंसर होता है वो 16 और 18 है, और उनका टेस्ट प्राइवेटली अवेलेबल है पाकिस्तान में। ऑब्वियसली कॉस्ट है उसकी इम्प्लिकेशंस, और शायद हर जगह पे हर लैब में नहीं अवेलेबल, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और उसके तो इसमें हाँ, वो टेस्ट करें तो वो डिटेक्ट हो सकता है कि उनमें वो हाई रिस्क या कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, टेस्ट डिटेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट सेटअप में जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, लाइक इस्लामाबाद में हमारे पास नूरी है, वहाँ पे अवेलेबल हैं इस तरह के हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, कल मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे तो अवेलेबल है, पाकिस्तान में शायद नहीं है। इसकी वैक्सीन 2007 में इंट्रोड्यूस हो गई थी वर्ल्ड वाइड, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने लगानी शुरू कर दी। वैक्सीन के लिए जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 9 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, स्कूल गर्ल्स को। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीनेशन हिफाजती टीके यंगर एज ग्रुप में उसका रिस्पांस अच्छा होता है। 9 to 14 के बाद जब भी उनका सेक्सुअल एक्सपोजर होगा वो उस वायरस से बच जाएंगे। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने स्कूल गर्ल्स को वैक्सीनेट करना 2007 से शुरू कर दिया, और अब तो वो बॉयज़ को भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को फैलता है। और आदमियों में भी इसके कैंसर्स हैं, लेकिन उसका बर्डन कम है, उसका रिस्क थोड़ा कम है जितना ख़वातीन में देखा जाता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि पहले सारी ख़वातीन को हो जाए, और उसके बाद पाकिस्तान में ये इनिशियली अवेलेबल थी शुरू में 2010-12 के ज़माने में, और इसकी कॉस्ट 7,000 पर इंजेक्शन थी, 2 इंजेक्शंस लगते थे टोटल। लेकिन उसके बाद अभी बीच में कोविड और ये सारा कुछ, बहुत सारी दवाइयाँ अब नहीं आती आजकल, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं अवेलेबल। लेकिन इस पर मिनिस्ट्री जो है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें उन्होंने बताया है कि भाई 2024 तक ये वैक्सीन हमारे जो EPI प्रोग्राम है, बच्चों का हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, उसमें फ्रीली अवेलेबल होगी। अच्छा। स्कूल गर्ल्स को ये फ्री अवेलेबल होगी, लेकिन अगर 15 साल से ऊपर कोई लगाना चाहे तो वो दे कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट, और वो लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको करेगी। मैं इसमें थोड़ा एक कॉलर है जी, कॉलर है, इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं राना अकरम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी राना साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी राना साहब बोलिए। सर, असल में आपके पास हमारे डॉक्टर साहबान बैठी हुई हैं। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब पेशाब करता हूँ ना, जी तो जी, मेरे को काफी प्रॉब्लम होती है, और मेरे को शुगर भी नहीं है, मैं सेहतमंद आदमी हूँ, और पेशाब बार बार आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लंबा चौड़ा या
कोई ऐसा मसला तो नहीं मेरे को? राणा साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। मैं आपका सवाल नोट कर लेता हूँ, हम इंशाल्लाह कोई हमारे यूरोलॉजिस्ट जब आएंगे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप बात कर रही थी। जी, मैं वैक्सीन के बारे में बात कर रही थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़ाहिर है कि वैक्सीन जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा लग रही है, और अबाउट 280 मिलियन जो बच्चियां हैं वो वैक्सीनेट हो चुकी हैं आज तक, और अब वो बॉयज़ को भी वैक्सीनेशन उन्होंने शुरू कर दी है, और यही स्कूल गोइंग एज में। पाकिस्तान में प्राइवेटली अवेलेबल थी, लेकिन चूंकि फिर वैक्सीन कोविड की वजह से कम बन रही थी तो उन्होंने मार्केट से हटा दी। लेकिन अब गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बारे में, और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 तक ये EPI प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी। डॉक्टर साहब हमारे हालात हमें बहुत सारे सवाल हमारे दिन में ले आते हैं ना, कि जैसे कोविड में हमने देखा कि कोविड की एक स्ट्रेन आई, तो फिर वो जब दूसरी स्ट्रेन आई तो उसकी पहली वैक्सीन उसको कवर नहीं कर रही थी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी 16 किस्में हैं HPV की, हाँ, जो वो ऑन्कोजेनिक हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो क्या ये वैक्सीन वो तमाम 16 की 16 को कवर करती है? वैक्सीन शुरू में तो 2 स्ट्रेन 16-18 जैसे उनको कवर करती थी, बाइवेलेंट वैक्सीन थी, फिर क्वाड्रिवेलेंट आई। अब जो आजकल करंटली वैक्सीन अवेलेबल है 9 स्ट्रेन्स को करती है, और इसके जो अभी तक रिजल्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इट गिव्स 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो डॉक्टर साहब आजकल नहीं आजकल के दौर में बिल्कुल पाकिस्तान में जो प्राइवेटली भी थी वो भी नहीं अवेलेबल। और जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जो 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है, और बॉयज़ को जो लग रही है तो बॉयज़ में मेल्स में ये हेड एंड नेक ट्यूमर्स, पीनाइल कैंसर्स ये कॉज करती है। तो HPV सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, लेकिन चूंकि सर्वाइकल कैंसर पे ज़ोर इसलिए है क्योंकि उसका डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, और चूंकि हमारे ममालिक में इतना लेट उसका ख़वातीन हमारे तक पहुंचती हैं कि उनका वो कैंसर उस वक्त तक फैल गया होता है, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो एक माँ का एक मदर की मोर्टालिटी जो है तो वो सारे घराने को अफेक्ट करती है। तो इस वजह से इस पे ज़्यादा काम हो रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर हमने अभी वैक्सीनेशन की है ना, खुद अपने लिए, मेरी उम्र तकरीबन 45 ईयर्स है ना, तो मैंने वैक्सीनेशन की है। अभी जो एलर्जी आ गई है मुझ पे, तो ये मसला तो बच्चों को स्कूलों में नहीं होगा, इससे सर इसके मतलब थोड़ा पूछना है मैंने। नहीं, किस चीज़ की वैक्सीनेशन की आपने? ये जो कोरोना की वैक्सीनेशन थी। नहीं वाला आपको महफूज रखेगा जी इंशाल्लाह ताला। आपने वैक्सीन लगवा लिया तो इंशाल्लाह आप कोरोना नहीं होता आपको, बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पेप्समियर टेस्ट की हम बात करते हैं, ये टेस्ट क्या होता है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट ये कि आप नॉर्मल हेल्दी खातून में करते हैं, ये नहीं है कि आपको कोई मसला हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, फिर आप वो टेस्ट लेंगे। अच्छा। ये हर खातून के लिए WHO ने ये रिकमेंड किया कि आप 30 ईयर्स ऑनवर्ड, हमारे लिए जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, कि 30 ईयर्स के बाद एवरी 3 to 5 ईयर्स आपने ये टेस्ट करवाना है, जो कि सेक्शुअली एक्टिव ख़वातीन है। ये अंदर से एक टेस्ट लिया जाता है ब्रश से, ये सर्विक्स को डैमेज नहीं करता, बहुत पेनफुल नहीं है, ये सिर्फ सेल्स लिए जाते हैं, जिससे HPV टेस्टिंग भी हो जाती है और पेप्समियर भी होता है। और पेप्समियर को स्लाइड के ऊपर रख के, इसको स्मीयर टेस्ट भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में, स्लाइड पे रख के उसको देख लेते हैं कि सेल्स में HPV ने जो चेंजेस की हैं, अगर HPV रिलेटेड चेंजेस आती हैं तो वो हमारे लिए फिर इसको हम लेके फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। पेप्समियर स्क्रीनिंग टेस्ट है, फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जब ये पॉजिटिव आए। डॉक्टर साहब बेसिकली हमारा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जो बीमार भी हो तो इसलिए टेस्ट नहीं करवाती कि कोई बीमारी निकल ना आए। तो आपने कहा कि ये टेस्ट सेहतमंद ख़वातीन जो होती हैं और सेक्शुअली एक्टिव जो होती हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। क्या हम इस सिलसिले में ऐसी ख़वातीन में टेस्ट करवाने के लिए मोटिवेशन पैदा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इसी महीने, जो कि जनवरी अवेयरनेस का मंथ था, इसमें हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके, क्योंकि ये जो इसकी अवेयरनेस आ गई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यंग बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को।
تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکولز اور کالج کے لیول پہ اس کو جتنی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ فردر اپنے جو گروپس ہیں، فیملی فرینڈز، ان کو آگے سے اس کو کریں. لیکن اور یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ آگاہی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس سے جان چھڑا سکیں، جو کہ اکلوتا پریونٹیبل کینسر ہے جس سے ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک خاتون میں فائبرائڈس ہیں، سسٹ ہیں، اس صورت میں بھی بلیڈنگ بعض اوقات ہوتی ہے، ڈسچارج بھی ہوتا ہے، تو کیا اگر ایسے بھی کوئی سمٹم آ رہے ہوں تو بھی پیپ سمیئر کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل، ایز لانگ ایز انفیکشن نہ ہو ان کو نیچے تو پیپ سمیئر ہم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اگر انفیکشن ہو تو اس میں سیلز شاید نظر نہ آئیں، لیکن اگر انفیکشن نہیں ہے تو آپ سمیئر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں پری کینسر سیلز یا ایب نارمل سیلز نظر آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا جو ان میرڈ خواتین ہیں اور جو سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں، کیا ان میں بھی سروائیکل کینسر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ سیکشول اس کے ساتھ ہے نا، ایچ پی وی سیکشول ایکٹیویٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا، سیکشول ایکٹیویٹی کے بغیر یہ نہیں اندر جائے گا آپ کے. اور ان میں ویکسینیشن ضرور انڈیکیٹڈ ہے، ویکسین وہ ضرور لگوائیں گے، لیکن پیپ سمیئر ونس دے آر سیکشولی ایکٹیو. تو باہر ملکوں میں 20-22 سال کی ایج تک وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں سمیئر ٹیسٹنگ. WHO نے ہمارے لیے 30 ایئرس کا ہے کہ 30 ایئرس کے بعد ایوری 5 ایئرس آپ کراتے رہیں. بہت فریکوینٹ بھی نہیں ہے، 5 سال کے بعد آپ ایک دفعہ تو کرا لیں. یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ان میرڈ ہیں، یا چونکہ ہمارا ایک اسلامی کنٹری ہے اور اس میں ہماری اپنی ویلیوز ہیں، کہ ایسی خواتین جو کہ ان میرڈ ہیں یا سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں، ان کو پیپ سمیئر کی ضرورت نہیں ہے؟ ان میں نہیں ہم کرتے، کیونکہ یہ اندر سے ٹیسٹ لینا ہے تو ہم کر بھی نہیں سکتے. امپورٹنٹ سوال جی، اب ایک ڈائگنوز ہو گیا سروائیکل کینسر، تو اس کا کیا مکمل ٹریٹمنٹ ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے کہا کہ ہم ابتدائی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. ابتدائی اسٹیج میں بالکل ہے اس کا، اور اس میں بھی پھر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کو بہت ینگ ہے اور ان کے بچے نہیں ہیں یا فیملی کمپلیٹ نہیں ہے، تو ایسے میجرز بھی ہم، ایسی سرجری بھی ہے جس میں ان کا یوٹرس ہم بچا سکتے ہیں. اور ایسی خواتین جن کی فیملی کمپلیٹ ہے اور بچے ان کو نہیں چاہیے، تو ان میں پھر ہم ریڈیکل سرجری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے اس کی پریونشن میں بتایا کہ آپ وہ ویکسین اگر آپ لگوا لیتے ہیں تو وہ اس میں بچت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کون سے ایک خاتون پریونٹیو میئرز لے سکتی ہے؟ پریونشن میں پرائمری پریونشن میں ویکسین ہے جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں، اور ینگر ایج گروپ میں یہ زیادہ کام کرتی ہے. سیکنڈری پریونشن میں اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو آپ نے ایوری 5 ایئرس کروانے ہیں. یہ 2 چیزیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری پریونشن. اس کے علاوہ آپ نے اپنے سیکشول بیہیویئرس کو صحیح طریقے سے کنٹین کرنا ہے، اس میں غیر محتاط جو رویے بالکل. اس میں جو ہے جتنے ملٹیپل سیکشول پارٹنرز از دا مین ریزن کہ جس میں زیادہ رسک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی اس کو فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ فار ہاؤ لانگ؟ جی بالکل، ہر کینسر کے لیے 5 یا 10 ایئرس فالو اپ ہوتا ہے. شروع میں وہ ہر مہینے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 6 منتھلی، اور پھر ایئرلی، اور پھر آفٹر 5 ایئرس اس کو ہم کینسر فری قرار دے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم وائرس کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، ہم ہیپیٹائٹس سی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وائرس مر نہیں سکتا، ہم اس کو ڈیڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی باڈی کے اندر موجود رہتا ہے، اور پھر میں بھی وہ 5 سال بعد 10 سال بعد دوبارہ ایکٹیو ہو جائے. ایک بندہ، ایک خاتون جو ہے وہ اگر HPV سے انفیکٹڈ ہو گئی ہے، تو ابھی کینسر سٹارٹ نہیں ہوا، تو انفیکٹڈ ہے، تو اس سٹیج پہ اس کو وائرس فری کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا پاسبلٹی ہے؟ وائرس تو ایونچولی نکل بھی جاتا ہے، لیکن وہ جب چینجز کر دیتا ہے سیل میں تو وہ پھر آگے چلتی رہتی ہیں. نارملی یعنی جیسے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 80% میں تو وائرس آ جاتا ہے، لیکن یہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے، سرکولیشن سے بہت جلدی کلیئر ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اسموکرز ہیں ان کے جسم میں وہ اندر ہی رہتا ہے اور وہ بڑا سلو کلیئرنس ہوتی ہے وائرس کی، یا آپ کی امیونٹی اچھی نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے. کلیئرنس آف وائرس ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، خوراک اچھی ہے، امیونٹی اچھی ہے، آپ اسموکنگ نہیں کرتے، تو وائرس ہو کے نکل بھی سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ بنے. ڈاکٹر صاحب، ایسی اور کون کون سی ڈیزیزز ہیں کہ اگر پیشنٹ اس کا شکار ہے اور اس کو سروائیکل کینسر بھی ہو گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہو جائے گا، یا وہ جو دوسری اس کی بیماریاں ہیں وہ اس کو انٹرفیئر کریں گی یا اس کا مدافعتی نظام کو متاثر کریں گی؟ دیکھیں، یہ جیسے ہم نے کہا کہ جن خواتین میں امیونٹی لو ہوگی تو اس میں HIV پازیٹیو خواتین بھی شامل ہیں، تو ان میں سروائیکل کینسر یا پری کینسر لیجنز یا ہیومن پیپیلوما وائرس زیادہ
ज़ोर से मतलब ज़्यादा तादाद में वो होगा, और क्योंकि उनकी बॉडी वो उनको उस वायरस को हटा नहीं सकती हैं, तो उनमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी जो है वो 5 साल और 3 साल की बजाय बाहर के मुल्कों में ईयरली उनके स्मेयर टेस्ट होते हैं। तो वो ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी इम्यूनिटी लो करती हैं, जैसे किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, HIV की पेशेंट्स हो गई, किसी और वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है, तो वो ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें HPV वायरस जो है वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा और ज़्यादा ये प्री कैंसर और कैंसर बनने के चांसेस हैं। तो उनमें फिर ये होता है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम औरों की बनिस्बत आपको जल्दी ईयरली बेसिस पे उनका स्क्रीन जो वो स्मेयर टेस्ट है वो करना होता है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हमारे माशरे में नॉर्मली अगर कोई स्मेली डिस्चार्ज है या इस तरह की कोई बात है तो उसको कॉमन प्रॉब्लम समझा जाता है, वो समझिए नॉर्मल सी बात है, ऐसा हो जाता है। हमारे नाज़रीन को आप क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सा सिम्टम आए तो फौरी गायनेकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें? हम तो ये बात कर रहे हैं कि सिम्टम से पहले ही आपने आना है और हर 5 साल के बाद हमसे एक टेस्ट करवा लीजिए, चाहे वो सेहतमंद है खातून, वो सेहतमंद खातून है, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो हर 5 साल के बाद एक टेस्ट मेरे टेस्ट करवा लें तो आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आप में ये चीज़ नहीं है। जब तक नेगेटिव आता रहेगा आप तसल्ली से आएँ, टेस्ट कराएं और चले जाएं। और ये किस एज से स्टार्ट करें टेस्ट करवाना? 30 इयर्स है, लेकिन अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने के 2 साल के बाद से भी शुरू कर सकते हैं तो दैट कैन बी डन। अच्छा, यानी एक बच्ची की अगर 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो उसका वो हर 5 साल बाद उसका टेस्ट करवाती चले जाए। 23 साल के बाद वो ये टेस्ट एनरोल हो जाए इस प्रोग्राम में, ठीक है। और किस एज लिमिट पे जाके वो सेफ हो जाएगी जाके? 50-60 तक जो है, फिर उसके बाद अगर कंसेक्टिव आपके नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है फर्दर टेस्टिंग की। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अगर एक बहन में आया प्रॉब्लम आया या माँ में आया तो ये आगे ट्रांसमिट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उस फैमिली में बाकी जो खवातीन हैं उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं जी, वरी करने की ज़रूरत इस हवाले से नहीं जी, लेकिन वो आपको पता है कि एक ख़ानदान में जब एक कैंसर होता है किसी भी ऑर्गन का तो वो ज़रा ज़्यादा फिर कॉशियस हो जाते हैं। तो वो शायद ये है कि वो ज़्यादा अवेयर होते हैं और वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा अवेल कर लें फिर, लेकिन एज सच ट्रांसमिशन नहीं है। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुक्र नवाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं इनसे पूछना था कि मेरी मिसेज हैं, मेरी एक बेटी है, तकरीबन 7 साल उसकी उम्र है। जी जी। उसके बाद उन्होंने कंसीव नहीं किया था। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम जाते रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट ने जो IVF ट्रीटमेंट कंसेक्टिव तौर के ऊपर, यानी कि कोई उस पर गैप वगैरह नहीं दिया, कंसेक्टिव लेजरा के बाद IVF 15,000 IU और 750,000 IU दिए हैं उनको इंजेक्शन ना। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था, आया IVF से या जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ये जो ट्रीटमेंट है लेजरा वगैरह का, इससे भी कुछ चांसेस बन सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के, या मुझे कोई अगर वो सोल्यूशन बता सकती हैं कि उसके बारे में क्या है? बेसिकली वो PCOS का इशू है। बड़ा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाहती है तो ऑन कॉल पे, होल्ड पे हैं। हाँ, नहीं ठीक है। इसमें बेसिकली आपके ज़हन में आ रहा है कि लेजरा या जो IVF ट्रीटमेंट है उसके साथ सर्वाइकल कैंसर तो लिंक नहीं है, लेकिन उसके साथ ओवरीज का कैंसर, जहाँ पे हम ये दवाइयाँ ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं एग्स बनाने के लिए, तो ओवेरियन कैंसर डेफिनेटली लिंक्ड है विद दीज ड्रग्स। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्या एक खातून माँ बन सकती है दोबारा? जैसे पहले बात हुई कि अगर अर्ली स्टेजेस में है तो हमारे पास बहुत सी ऐसी मोडालिटीज़ हैं कि जिसमें हम सिर्फ वो एरिया जो इन्वॉल्व है और अभी सेल के अंदर ही है, डिजीज़ सर्विक्स से बाहर नहीं गया, तो वो सिर्फ वो एरिया निकाल के हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर ये कैंसर होता ही यंगर एज ग्रुप में है, जिनके अक्सर बच्चे भी नहीं होते हैं, तो उसमें इसीलिए बार बार आगाही की भी ज़रूरत यही है कि आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है ना जी कि कैंसर में जब रेडिएशन वगैरह हो जाती है तो आपके DNA में म्यूटेशन वगैरह हो जाती है, तो फिर वो रेडिएशन के बाद तो यूट्रस वैसे भी, जब ये इतना इस स्टेज का डिजीज़ है कि जिसमें रेडिएशन हम दे रहे हैं, तो उसमें यूट्रस भी इस काबिल नहीं है कि वो फर्टिलिटी के बारे में हम सोच भी सकें। ये सिर्फ उस स्टेज में जहाँ पे अभी सर्विक्स के अंदर ही है, सेलुलर लेवल पे है, स्टेज 1। अच्छा, तो क्या इस लेवल पे भी इसकी सर्जरी होगी? सर्जरी होगी, सर्जरी से ये रिमूव कर लेंगे, जितना इफेक्टेड एरिया है वो सारा रिमूव हो जाए, और लेकिन बाकी जो यूट्रस को ठीक इंटैक्ट रहेंगी। आप जी।
डॉक्टर साहब एक खातून जो है वो HPV से इन्फेक्टेड हो गई है. अच्छा जी, कॉलर एक है हमारे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ. मेरा डॉक्टर से सवाल ये है कि इन्होंने अभी टेस्ट की बात की कि हर 5 साल के बाद टेस्ट करवाना चाहिए जी. लेकिन अगर कोई खातून टेस्ट के लिए नहीं जाती है, जो यूजुअली हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, तो फिर वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से किसी भी हस्बैंड को या वाइफ को कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि नो हमें एक डॉक्टर को मिलना चाहिए. एक और दूसरा मेरा सवाल डॉक्टर से ये है कि ये जो आजकल हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड चिकन और दूसरी चीजें खा रहे हैं, इनका कितना रोल है इस डिजीज के अंदर? जी डॉक्टर साहब. आपकी जनरल हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए किसी भी बीमारी के साथ फाइट करने में, और आपका लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बीमारी से फाइट करने में और उन चीज़ों में तो हेल्प करेगा आपको. लेकिन ये चूँकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही है और इसमें जो है आपका बाकी चीज़ें. पहले तो पूछना कि इब्तदाई सिम्टम क्या है. इब्तदाई सिम्टम क्या है? सिम्टम इनके जो है अगर डिज़ीज़ खुदा ना करे हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बाद हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है. डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी वजाइनल डिस्चार्ज की. वजाइनल डिस्चार्ज एक तो नॉर्मल होता है जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है. हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज नॉर्मली थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं होती. अगर स्मेली डिस्चार्ज है और उसका ब्लड स्टेन्ड है या येलो है या कोई डिफरेंट कलर है तो वो एक अलार्मिंग साइन है कि उसमें आप चेक करवा लें. डिस्चार्ज या तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होगा या इन्फेक्शन की वजह से होगा. दोनों सूरतों में आपने डॉक्टर को दिखाना है और दोनों का इलाज करवाना है. और एक सवाल उनका दूसरा था कि हम जो आजकल डाइट ले रहे हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड डाइट जो है, खासतौर पर जो ब्रायलर चिकन है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो क्या इसमें भी कोई ये रोल प्ले करती है? ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो रही है, इम्यूनिटी आपकी ख़राब हो रही है तो उसमें आता है. एक खातून इन्फेक्टेड हो गई HPV से, तो उसको कैंसर डेवलप करने में कितना टाइम लग जाएगा? ये HPV जैसे मैंने कहा कि 80% लोगों में HPV 1 से सेक्सुअली एक्टिव होगा, लेकिन सिर्फ 2% या 10% में रह जाएगा. और ये रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से ये प्री कैंसर सेल बनते हैं और इसमें काफ़ी अरसा लग जाता है, जैसे 10 to 15 years टू बिकम प्री कैंसर, और फिर उससे प्री कैंसर से भी तकरीबन 5 से 10 साल लग सकते हैं. तो अगर हमें इसको प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोस कर लिया, जो हम स्मेयर टेस्ट से कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ये आगाही मुहिम भी वो चला रहे हैं. और आई एम होपिंग कि हम सारे साल चलाते रहें इंस्टेड ऑफ सिर्फ जनवरी में, कि ये स्मेयर टेस्ट जितनी भी ख़वातीन हैं जो मैरिड हैं और उनका कभी स्मेयर टेस्ट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट अभी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाएं और स्मेयर टेस्ट करवा लें. डॉक्टर साहब, आपने कहा मेल्स में भी HPV जो है वो ट्रांसमिट होता है और उनमें भी सिम्टम पैदा कर सकते हैं, तो मेल्स में ये किस तरह के कैंसर पैदा कर सकता है? इनोजेनिटल कैंसर हैं, इसके अलावा बिनाइन डिजीज़ लाइक वॉर्ट्स और जेनिटल एरिया के अलावा हेड एंड नेक कैंसर्स भी करता है. तो हेयर मेल्स में भी कर सकता है, लेकिन वही बात है कि मेल्स में उसकी स्क्रीनिंग ज़रा मुश्किल है, स्क्रीनिंग नहीं होती. HPV टेस्टिंग रिकमेंडेड नहीं है फॉर मेल्स, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, बिकॉज बर्डन ऑफ डिजीज़ जैसे 6 मिलियन अगर एनुअली डायग्नोज हो रहा है तो उसमें. जी कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सदीक. जी सदीक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये सर्वाइकल हुआ है 1 साल हो गया तकरीबन, तो अभी चलने से थोड़ा चक्कर आता है. अच्छा, और इसके अलावा? जी उसके अलावा रात को जब सोता हूँ सीधा तो अपना सर में थोड़ा ना दर्द होता है. सदीक साहब, आप किसी करीब ही जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता करें. अभी हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से और गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ है और हमारा टॉपिक भी गायनाकोलॉजी का है. आप करीबी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और अपना मुकम्मल एग्जामिनेशन कराएं. डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान के जो छोटे शहर हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनमें जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं हमारे मेडिकल के, उसमें भी ये सहूलियात मौजूद हैं कि हम HPV को डिटेक्ट कर सकें, या
कैंसर को डिटेक्ट कर HPV टेस्टिंग तो अभी बहुत कम है अवेलेबल, जो कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ी सी प्राइवेट लैब्स और कुछ ये नूरी और ये जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं इनमें अवेलेबल हैं। और जो लेकिन स्मीयर टेस्ट या जो डायरेक्ट एसिड से हम कर सकते हैं वाया, ये दोनों अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपका यानी गायनेकोलॉजिस्ट तो यूजुअली हैं और GPs भी कर सकते हैं ये। और हमारा जो ये वाया का टेस्टिंग है, हमारा तो टारगेट ये है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हम इनको ये चीज़ सिखाएं ताकि ये हर तरफ जो है स्प्रेड हो जाए और ये जितना ज़्यादा लोगों का मुआयना किया जा सके उतना अच्छा है। डॉक्टर नाबिया आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुलफशाना आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% ख़वातीन का सर्वाइकल कैंसर उस वक्त डिटेक्ट होता है जब वो चौथी स्टेज पर जा चुका होता है। डॉक्टर साहबान कहते हैं कि अगर कैंसर को इब्तदाई स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका तकरीबन 100% ट्रीटमेंट मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अल्लाह हाफिज़।